All right, guys, here. कर दिया सर. So, International Financial Management is the name of the subject. Refer to your SLM. SLM is completely penned down by me. It's very easy. Otherwise, if you want to, gain more knowledge, elaborate on various topics, then you can also refer to this book, written by Yoon and Resnick. इसका soft copy available है. Yoon and Resnick, International Financial Management, a very good book. Yoon and Resnick, EUN and RESNICK. ठीक है, these are the authors of the book. नहीं मिल सकती है, हाँ, ठीक है. So what are we going to study in this subject? What do you think you will be studying in the subject? बताओ भाई क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस में? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. Dimensions of what? International what? Like there are certain dimensions, right? Investment. So you can invest internationally, you can raise funds internationally, you can use you can like invest in various instruments that are only listed on international capital markets. ट्रेड करना, अगर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, या कुछ भी करना है, किसी भी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री लेना है, तो फाइनेंस एक्सचेंज, फाइनेंशियल एक्सचेंज तो होगा. हाउ दैट फाइनेंशियल एक्सचेंज इज मैनेज इज गोइंग टू बी द एसेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. एमएनसी के पर्सपेक्टिव से, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, वील बी लुकिंग एट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरनेशनली. राइट, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा होगा, राइट, उसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, ये सब पढ़ा होगा. बट वॉट एवर यू स्टडीड वॉज फ्रॉम अ डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक डोमेस्टिक कंपनी को डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करना है, तो उसको क्या टेक टूल्स एंड टेक्निक्स है उसके पास टू असेस दी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट अगर एक डोमेस्टिक कंपनी को इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना है या इंटरनेशनली फंड रेज करना है, तो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होंगे? सो हियर विल बी लुकिंग एट मल्टीनेशनल कंपनीज पर्सपेक्टिव, कि एमएनसी कैसे ऑपरेट करती है, वो अपने कैश को कैसे मैनेज करती है, रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करती है, अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैसे लेती है, और जब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेती है तो एनपीवी यूज करते हैं या कोई और टेक्निक यूज करते हैं. सो दिस होल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. पहला पार्ट जिससे आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है, इज इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. यू मे राइट इट, ठीक है. सो यूनिट 1 इज एंटायरली अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज 1870 से लेकर आज तक किस तरीके से हुआ है. ओके, व्हाट हैव बीन वेरियस थियरीज एंड वेरियस सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी इंटरनेशनली. तो ये पहला है जिससे थ्योरी क्वेश्चन आता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मतलब सेकंड पार्ट में भी 2 पार्ट्स है, एक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक है इंटरनेशनल पैरिटी रिलेशनशिप्स. ठीक है, यूनिट 2, 3, 4 कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट्स हैं. सो इन यूनिट 2 यू टॉक अबाउट द वेरियस कोटेशंस, डायरेक्ट कोटेशंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कोटेशंस क्या होते हैं, स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, क्रॉस रेट्स क्या होते हैं, आर्बिट्राज कैसे होता है. एंड देन वी लुक एट कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से या इन्फ्लेशन लेवल्स के चेंज होने से एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आता है. अगर मैं बात करूं कि किसी कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल्स बहुत बढ़ गए, हाउ डू यू थिंक द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ दैट कंट्री विल गेट अफेक्टेड? नहीं, आप बताना है कि अगर इन्फ्लेशन लेवल किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसके गुड्स बहुत महंगे हो गए, तो आपको कैसे, क्या लगता है कि उसकी करेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा? मतलब लेट्स से डॉलर रुपी की बात करते हैं. रुपी डॉलर का क्या रेट चल रहा है अभी? 85 के आसपास. 86 तो नहीं हुआ यार, हाँ चल जो भी है, 85 है. तो और लेट्स से कि इंडियन गुड्स, इंडिया में लेट्स से 10% इन्फ्लेशन लेवल पहुंच गया, अभी 6-7 तो है ही, 10% पहुंच गया या और बढ़ गया, तो रुपी तुम्हें क्या लगता है कि डेप्रीशिएट होगा या अप्रिशिएट होगा? क्यों होगा? चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई तो मनी की वैल्यू उससे कम हो जाएगी कंपेरेबल. ज्यादा मनी देनी पड़ेगी उस सेम प्रोडक्ट के लिए. तो हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. ठीक है, तो एक्सचेंज रेट इज दीज डेज डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई.
ठीक है, डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, रुपी का डिमांड कब है, तो रुपी की वैल्यू गिर रही है। रुपी की सप्लाई ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है, तो भी रुपी की वैल्यू गिर रही है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, गुड्स महंगे हो गए तो इंडियन गुड्स का, इंडिया का एक्सपोर्ट कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? एक्सपोर्ट कम होना चाहिए। यूएस कंज्यूमर्स वुड नॉट बाय इंडियन गुड्स एनी मोर बिकॉज इंडियन गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव नाउ। एंड इंडिया का इंपोर्ट बढ़ना चाहिए या बढ़ना चाहिए, बिकॉज अगेन इंडियन गुड्स आर एक्सपेंसिव, दे मे हैव अ चीपर सब्सटीट्यूट फ्रॉम फॉरेन गुड्स। सो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट घटेगा। इंपोर्ट बढ़ने से क्या होता है, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है। इफ यू वांट टू इंपोर्ट यू विल हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, बट इफ यू एक्सपोर्ट यू गेट पेड इन योर ओन करेंसी, राइट। तो इंपोर्ट के बढ़ने से डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड घटती, फॉरेन करेंसी की बढ़ती है, एंड एक्सपोर्ट के गिरने से भी यही होता है, जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट होगा। सो वन रीजन वाज राइट कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, और मनी सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब कि आपकी करेंसी की वैल्यू तो कम हुई ही है। आ जाओ। एंड सेकेंडली इज दिस साइकिल दैट अफेक्ट्स। और अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करूं कि लेट्स से इंडिया के इंटरेस्ट रेट लेवल्स यूएस के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस आ गया। अभी अगर यूएस में 4-5% मिलता है, इंडिया में 7-8% मिलता है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज पे, तो लेट्स से यहाँ 10 हो गया और यहाँ अभी भी 5-6 है। हाउ डू यू थिंक इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रुपी इन द मार्केट एंड डॉलर इन द मार्केट? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया, उससे क्या होगा? अगर इंडिया के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और यूएस के कम हो गए तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, कहाँ पे बोरो करेंगे? इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, यूएस में बोरो करेंगे। तो हर कोई इंडियन करेंसी डिमांड करेगा ताकि वो करेंसी रुपी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सके, और डॉलर से बोरो करेगा, राइट। तो शॉर्ट रन में देखें तो रुपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या गिरनी चाहिए? अभी की बात करें कि लेट्स से यहाँ 10% हो गए तो कैपिटल आएगा ना इंडिया में, पैसा घुसेगा इंडिया में, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट। पहले जो स्प्रेड था वो 2% का था, 5 का हो गया, तो ठीक है भाई, यहाँ पे रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी तो ज़्यादा मिल रहा है, तो बढ़ना चाहिए। लेकिन लॉन्ग रन में सोचे तो क्या होगा, जितनों ने भी यहाँ इन्वेस्ट किया है लॉन्ग रन में लिक्विडेट भी तो करेंगे। If they have invested in a 1-year security or a 2-year security, they will liquidate also. तो फॉरवर्ड मार्केट में लॉन्ग रन में हो सकता है कि रुपी की वैल्यू घटे, राइट। सो दिस इज, इसके अराउंड हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का इम्पैक्ट करेंसी की वैल्यू पे क्या होता है इन यूनिट 2। यूनिट 2 इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंटरनेशनल पैरिटी रिलेशनशिप्स। यूनिट 3 इज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, मीनिंग कि जब भी कोई कंपनी या ट्रेडर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। उसके पास अगर डॉलर रिसीवेबल्स है, यूरो पेएबल्स है, तो वो जो रिस्क है, रिस्क क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब ये होता है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ती गिरती रहती है, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजीम है आजकल, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही वैल्यू डिटर्मिन होती है और चेंज होती रहती है। सो द रिस्क इज हियर कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पैसा ज़्यादा भी आ सकता है, ज़्यादा जा भी सकता है। सो उसको कैसे मैनेज करना है इज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। इसमें 4 एक्सपोजर होते हैं, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, ऑपरेटिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। इन चारों को हम समझेंगे और इनको मैनेज कैसे करना है, टूल्स क्या है इनको मैनेज करने के लिए, दैट ऑल्सो विल अंडरस्टैंड इन यूनिट 3, अगेन अ वेरी न्यूमेरिकल बेस्ड ओरिएंटेड यूनिट। Fourth unit is all of this, financial management of multinational companies. As I said कि भाई किसी multinational company को capital invest करना है, capital funds raise करने हैं, cash manage करना है, working capital manage करना है, तो उसके क्या तरीके हैं, that is what we'll be studying here. और internationally fund raise करना है तो उसके क्या avenues है, ऐसी कौन सी securities है जो international capital market में ही present है, okay? So that is all in unit 4. Understood? सो यूनिट 1 से शुरू करेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हो, आई नो। सो आप ही बताओ कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली, करेक्ट।
सो इंटरनेशनल ट्रेड ये होता है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? नो 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 नो, regional economic. So countries come together and formulate certain policies, rules and regulation to trade amongst each other, right? Exactly. ब्रिक्स के बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ब्रिक्स, साफ्टा, नाफ्टा. नाफ्टा में कौन से कंट्रीज हैं? मेक्सिको, US, Mexico and Canada, right? So these are called trading blocks. What are various trading block models? किस किस तरीके के ट्रेडिंग ब्लॉक हो सकते हैं? हाँ, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम, एग्जैक्टली. दीज आर वेरियस ट्रेडिंग ब्लॉक मॉडल. सबसे पहले फ्री ट्रेड एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट? कोई एग्जाम्पल? नाफ्टा इज सच. ठीक है, नाफ्टा ने अपने मतलब टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा रखे हैं आपस में. साफ्टा भी बहुत होंगे. वी वर ट्राइंग, मतलब ब्रिक्स भी ये ट्राई कर रहा था बट ऑफ कोर्स नहीं हो पाया. कस्टम यूनियन क्या होता है? जिसमें कंट्रीज का रिलेशन दूसरे ग्रुप के दूसरे कंट्री से अलग अलग लाइक कुछ यूनियन जैसे कि जो कंपैरेटिवली जैसे यू कैन से वहाँ की करेंसी सेम रहती है, या फिर उधर के जो इंडिविजुअल पॉलिसी. यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं. यूरोपियन यूनियन की बात बिल्कुल कर रहे हैं. तो कस्टम यूनियन में ये होता है, इट इज़ अ फ्री ट्रेड एरिया. मतलब ये 4-5 कंट्रीज जो भी ये ब्लॉक है, इनका आपस में तो टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं उनके साथ कॉमन पॉलिसीज रखते हैं. मतलब इनका पॉलिसी सेम रहेगा टूवर्ड्स अदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोब. ओके, जैसे यूरोपियन यूनियन है कि आपस में टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं है, और उनके जो भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर पॉलिसीज है वो सेम रहती है विद अदर नॉन ट्रेडिंग मेंबर्स. ठीक है, जो ट्रेडिंग मेंबर, जो ट्रेडिंग कंट्री नहीं है, उनके साथ क्या पॉलिसी होंगी वो सेम रहेगी अक्रॉस द ब्लॉक. हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है कई बार. आप एक कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन में डाल देते हो, MFN स्टेटस दे देते हो, तो उसमें भी वही है कि टैरिफ बैरियर्स कम हो जाते हैं, कोटाज नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स चेक्स नहीं रहते हैं. मोस्ट, हाँ करेक्ट. तो वो एक तरीका होता है टू ब्रिंग डाउन द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. एंड बहुत कुछ तो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है. मतलब जब हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग द जियोपॉलिटिकल पावर, द जियोपॉलिटिकल इशूज. सो ये सब भी जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ जस्ट टू बेटर द रिलेशनशिप विद द कंट्रीज और टू शो सम अदर कंट्रीज दैट वी आर टुगेदर, राइट? तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है. इन दिस अपकमिंग क्लासेस आई विल ट्राई कि हम ऐसे केसेस भी डिस्कस करें दैट टॉक्स अबाउट हाउ द पावर शिफ्ट इज हैपनिंग दीज डेज, और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट. या कैपिटल मार्केट भी छोड़े तो इंटरनेशनली देर आर सो मैनी वॉर्स गोइंग ऑन, राइट? तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, लोगों के BOP, मतलब कंट्रीज के BOP कैसे चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, या बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वॉट एवर इज हैपनिंग, फिलिस्तीन एंड गाजा. So all of that has an impact on international trade. Custom union हो गया. Common market मतलब जिसमें इंडिविजुअल पॉलिसीज होती है नॉन मेंबर्स के साथ. ना, कॉमन मार्केट होता है कि फॉरेन लाइक एक ही मार्केट के अंदर सारी कंट्रीज आगे अपने गुड्स सेल एंड परचेज. चले कुछ भी अपना कॉमन मार्केट से बोल दिया. कॉमन मार्केट मतलब कि ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल लेबर होगा. मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर किसी बंदे को कहीं और कंट्री में काम करने जाना है, और अगर वो ट्रेड मतलब ब्लॉक का पार्ट है वो कंट्री, तो उसको कोई H1B1 वीज़ा की ज़रूरत नहीं है या इन सब की ज़रूरत नहीं है. फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब लेबर फ्रीली मूव कर सकती है. जैसे यूरोपियन यूनियन इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मार्केट. यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं उनके सिटीजन्स कैन मूव टू ईच ऑफ देयर कंट्रीज विदाउट एनी वीज़ा और वर्क इन अदर कंट्रीज विदाउट एनी वीज़ा. ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंडर. So that is common market. Common market is FTA also, custom union also, and along with that कि भाई लेबर की मोबिलिटी इज फ्री, कैपिटल की मोबिलिटी इज फ्री. कहीं भी इन्वेस्ट करो, कहीं भी पोर्टफोलियो में या फिर लैंड में, रियल एस्टेट में, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है? जिसमें करेंसी और पॉलिसी सेम होती है. जिसमें करेंसी ही सेम हो जाती है, सेंट्रल बैंक एक हो जाता है,
एंड दैट सेंट्रल बैंक इज फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एंटायर ब्लॉक, जैसे अगेन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जब सबका एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन ही है, सबका, हाँ, पॉलिटिकल यूनियन नहीं है पॉलिटिकल यूनियन, बट लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीजें ये सब। तो ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन इस लेवल ऑफ इंटीग्रेशन तक तो ये वर्टिकली चल रहा है, मतलब इट्स अ कॉन्टिन्यूम, बढ़ाते जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे। बट पॉलिटिकल यूनियन इज कि जब पॉलिटिकल आपका पार्लियामेंट ही एक हो जाए, विच हैज नॉट बीन अचीव बाय यूरोपियन यूनियन एज ऑफ येट। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इट इज है तो वो पॉलिटिकल यूनियन ही, मतलब उसके पास तो सारा ही every kind of regional economic integration that can be considered like one country, now right? they are just also including Canada. Oh, 51st state, huh? Of course. Even we can discuss this issue कि अगर कनाडा सच में यूएस का पार्ट बन जाए, Canada as well as Greenland, like Donald Trump have वो तो giving the possibility to both of the prime minister that you can just include your countries in USA and कि यही सारी चीजें अब तुम भी issue कर पाओगे, तुम्हारे लिए एक बड़ी मार्केट हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। बट लेकिन आई डोंट थिंक सो कैनेडा एंड ग्रीनलैंड, बिकॉज उससे ही अब साइज में डबल ट्रिपल है दोनों यूएसए से। यूएस है तो ऑफ कोर्स, बट आई थिंक कनाडा को फ़ायदा भी हो सकता है इकोनॉमिकली, और जो अभी उसका मतलब खालिस्तान और यू नो देयर इज लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी। बट लेकिन फिर इंडियन पीपल को बहुत ज्यादा इशू एग्जैक्टली वेरी ट्रू। कनाडा की जो पॉपुलेशन है 85% या 80% इंडियंस है। करेक्ट। तो वो नहीं, फिर वो हो ही नहीं सकता, दे वोंट लेट दैट हैपन। चलो ट्रेड थियरीज की बात करते हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, राइट? तो फटाफट कर लेते हैं फिर इसको। सो ट्रेड थियरीज क्या बेसिकली एनकरेज करते हैं, रीज़न देते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होना क्यों चाहिए और क्या बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड होने का, राइट? सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। क्या बोल रहा है? उसी को ही प्रोड्यूस करो, ग्लोबली एक्सपोर्ट करो और दूसरा प्रोड्यूस ही मत करो, राइट? तो अगर कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथ, यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? क्या बोल रहे हैं बताओ? कंट्री ए को 10 यूनिट व्हीट के पर वो करनी चाहिए और मतलब ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में ये व्हीट के 10 यूनिट बना सकता है और क्लॉथ के 5 यूनिट। कंट्री बी गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट और 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथ बना सकता है। तो कंट्री ए को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और बी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? और कंट्री ए, एग्जैक्टली। सो बेसिक तो तुम्हें पता है, बट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, जैसे चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, जर्मनी की बात करें, कोरिया की बात करें, इंडिया की बात करें, तो ईच ऑफ दीज कंट्रीज आपको क्या लगता है इनके एब्सोल्यूट एडवांटेजेस कहाँ लाए करती हैं? फॉर इंडिया, ओके, स्पाइसेस और एग्रीकल्चर, ओके। इंडिया में कोई बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तो कभी प्रोड्यूस नहीं होते या सॉफ्टवेयर्स कभी प्रोड्यूस नहीं होते, वो यूएस में होते हैं। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन यहाँ पे चलेगा, बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री के बीपीओज वो सब, क्योंकि देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर फॉर इंडिया। चाइना की बात करें, अगेन लेबर इंटेंसिव भी है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, पैसा भी बहुत है, लोग भी बहुत है, स्किल भी बहुत है, लेकिन मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल अभी भी चाइना के पास नहीं है, राइट? मतलब आई मीन most innovative products are still produced and first used in America, right? So innovation, R&D, tech वो आपका यूएस के पास है, R&D जर्मनी के पास है, मतलब हाईटेक इंजीनियरिंग, मतलब they've invested a lot in their engineering education। जर्मनी हो गया। कोरिया में क्या, कोरिया से क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, LG, सैमसंग दोनों कोरिया का है। सो राइट, अब जहाँ पे लेबर इंटेंस मतलब अबंडेंस है, स्किल अबंडेंस है, सेमी स्किल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, लेबर स्ट्रेंथ अच्छी है या कैपिटल इंटेंसिव है, उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट कि हमारा स्पेशलाइजेशन कहाँ है। सेमीकंडक्टर कहाँ बनते हैं? सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल ही एक इक्का दुक्का जगह ही बनते हैं, और कहीं तो बनते ही नहीं है। कहाँ बनते हैं? इंडिया में स्टार्टअप आ रहे हैं, बनते नहीं है, फिर कहाँ बनते हैं सेमीकंडक्टर?
ताइवान एंड कोरिया। ताइवान में ही है मेजर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, पूरे मतलब ग्लोब का जो सप्लाई है वो वहीं से आता है। ओके, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो और इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। वो क्या बोलता है कंपैरेटिव एडवांटेज? ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने नहीं, अगर हम एक से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट हैं तो हम उस दोनों को कंपेयर करेंगे और जिसमें ज़्यादा एफिशिएंट है करेक्ट। तो अगर आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज बहुत जगह लाए करती है तो आप वो प्रोड्यूस करो जहां सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, राइट? जैसे अगर इधर इस एग्जाम्पल में देखें, सो व्हाट डू यू थिंक? राइस, इंडिया को राइस लगना चाहिए और उसको अफ्रीका को पर डे पर वर्कर वीट इतना प्रोड्यूस कर सकता है इंडिया, 10 राइस इतना, और अफ्रीका तो सेम। तो अपॉर्चुनिटी देखें तो इंडिया वीट में भी बेटर है और राइस में भी बेटर है, राइट? लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो अगर ये वीट ना प्रोड्यूस करके राइस प्रोड्यूस करता तो 0.5 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और राइस ना प्रोड्यूस करके वीट प्रोड्यूस करता तो 2 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट? तो जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है हमें वही प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट? कि इफ वी लेट गो ऑफ दिस प्रोडक्शन देन आई मीन लेटिंग गो ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ राइस, समझ रहे हो? सो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल हम बना सकते हैं 5/10, 10/5, 4/4, 4/4। इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये कर ले या ये कर ले, लेकिन इसको राइस ही करना चाहिए। सो ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है कि जहां पे आपका रिलेटिवली बेटर एफिशिएंसी है, दैट इज व्हाट यू शुड प्रोड्यूस द मोस्ट एंड इंपोर्ट द रेस्ट। ओके, लिख रहे हो क्या? तो मेरे को टाइम टेबल नहीं मिला। जिनको पढ़ना है उनके पास टाइम टेबल है। Okay, factor endowment theory given by Heckscher and Olin, Eli Heckscher and Bertil Olin. क्या कहती है theory? show factors of production available. जो भी abundance में factors हैं उसी में आपकी specialization बन सकती है और वही आपको produce करना चाहिए, export करना चाहिए। लेबर इंटेंसिव हो तो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाओ, कैपिटल इंटेंसिव हो तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाओ। बट प्रोफेसर वैसिली लियोन्टिफ वैलिडेटेड द स्टडी कि ये इन रियल एप्लीकेबल होती है कि नहीं, एंड व्हेन ही डिड वैलिडेट द स्टडी कुड नॉट बी वैलिडेटेड। मतलब इट वाज सीन कि यूएस इज अ कैपिटल इंटेंसिव capital intensive country, and yet it was importing various capital intensive products. So it may or may not hold across countries as it मतलब per se। ठीक है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी बाय माइकल पोर्टर, ये भी किया होगा। ओके, सो दिस माइकल पोर्टर थ्योरी ऑल्सो नोन एज पोर्टर डायमंड मॉडल। 5 फोर्सेस पोर्टल। हाँ, 5 फोर्सेस पोर्टल। 5 फोर्सेस, हाँ बोल सकते हैं, वही है वही है। सो बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों किसी का कंपैरेटिव एडवांटेज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो सकता है, क्यों किसी की स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो सकती है। जैसे हमने कहा कि कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटर है, जर्मनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेटर है, यूएस हाईली स्किल्ड प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में बेटर है। तो वाई, उसका वाई क्या है? वाई इज
a particular country better in a particular industry, तो of course one is factor conditions कि आप जो हमने हेक्सचर ओलिन में पढ़ा कि it is important कि उसके factor of production आपके पास available हो, abundance में हो, that will definitely help. अब इंडिया का रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत है और एक्सपोर्ट भी बहुत है, लेकिन उसी को रिफाइन करके इंडिया इंपोर्ट करता है क्योंकि उसका टेक इंडिया के पास उतना कंपेटिटिव नहीं है. ठीक है, तो शुगर जाता है, रिफाइंड शुगर आता है, ऑयल जाता है, रिफाइंड ऑयल आता है, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो फैक्टर कंडीशंस will of course help you in giving you some specialization in a particular product or industry, but उसके साथ हमें 3-4 और चीज़ें चाहिए. One is the demand conditions. Demand condition ये बोलता है कि भाई आपके कंज्यूमर कितना सॉट आफ्टर प्रोडक्ट डिमांड करते हैं. अब यूएस का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उस लेवल पे इसलिए है क्योंकि यूएस के कंज्यूमर भी उस लेवल का स्किल या उस लेवल का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिमांड करते हैं. हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट सबसे पहले यूएस में आते हैं और यूज होते हैं क्योंकि उनका कंज्यूमर बेस वैसा कुछ डिमांड करता है. उनके पास पैसा है, दे कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन R&D, दे कैन अफोर्ड टू कंज्यूम हाईली एक्सपेंसिव गुड्स इफ इट प्रोवाइड्स वैल्यू टू देम, राइट. सो डिमांड कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी हेल्प इन बिल्डिंग अ स्पेशलाइजेशन इन वन इंडस्ट्री. तो डिमांड कंडीशन हो गया. देन फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी. मतलब कि आपकी कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है, मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपेटिटर बेस कैसा है. कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेल नोन इंडस्ट्री इन कोरिया बिकॉज LG है, सैमसंग है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं that keep trying to differentiate their product from each other and eventually reach at a product that is globally that has a global advantage over others. तुम भी बताओ यार कोई एग्जांपल्स. मैं ही बताऊंगी क्या? राइवलरी की वजह से कोई इंडस्ट्री किसी कंट्री में बहुत बूम हुई हो बिकॉज दे हैड सो मेनी प्लेयर्स इन देयर इकोनॉमी. जैसे जर्मनी का ऑटोमोबाइल, वहां पे कौन कौन है क्या? वोक्सवैगन जर्मनी है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये तो एक ही के है, सारे वोक्सवैगन के ही हैं. हाँ, वो पहले बाद में खरीदे उन्होंने. रोवर किसकी थी? रेंज रोवर. हाँ, पहले जैगुआर, ये तो फोर्ड हो गया अब तो. फोर्ड का हाँ. टाटा जो है, टाटा अच्छा, पहले फोर्ड की थी. फोर्ड किसका है? जर्मनी का है. सो मे बी दैट ऑल्सो. टोयोटा वो तो जापानीज नहीं, जापान का है. जापान का दोनों जापान के हैं. और कुछ सोचो. वॉक्सवैगन के अंदर तो मैम बहुत सारी ब्रांड आती है. वो पहले थी अलग-अलग बट लेकिन अब सारी वॉक्सवैगन के अंदर आती है. यू कैन थिंक ऑफ एवरीथिंग कम्स अंडर वॉक्सवैगन. कौन सी चीज कम सेकंड कम? लाइक ऑडी आल्सो. हाँ हाँ, आई नो. लाइक सारी चीजें इसके आती हैं. टाटा के अंदर कम होता है. बट ये तो बिल्कुल ही प्रीमियम, ऑडी, मर्क, फरारी, मतलब ये सेगमेंट्स ही अलग अलग है. लैम्बोर्गिनी. हाँ. जर्मनी की थी, बाद में वो टेक ओवर हुए उससे. पहले वो जर्मनी में दोनों की पहले फरारी एक साथ थी, फिर उनका तो वो ट्रैक्टर बनाते थे वो लैम्बोर्गिनी में, फिर वो लैम्बोर्गिनी में फरारी का कंपटीशन चलता हमेशा. तो एक्विजिशन हो गई होगी. एक्विजिशन सारी कंपनी एक्वायर है, पहले स्टार्ट किसी और ने की थी. ओके, पॉसिबल. मैकडी भी तो है, फिर बाद मैकडी भी तो बूम इंडस्ट्री आई थी, फिर बर्गर किंग और मैकडी भी तो कंपटीटर है. यूएस का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मतलब डेल यूएस का है, लेनोवो यूएस का है क्या? नहीं है. HP तो माइक्रोसॉफ्ट तो यूएस का है, राइट. तो फूड चेन इंडस्ट्री में मैकडी, KFC बहुत नहीं है. बर्गर किंग इज नॉट अ ग्लोबल फूड चेन इंडस्ट्री, इज इट? इट इज. कहाँ की है? बाहर की है. क्या होता है तुम लोग को पता नहीं है कहाँ की है? इतना अवेयर होना पड़ेगा हमें. तो करना, ट्राई करो. चल रहा है उसका. बताओ मैं बर्गर किंग कहाँ का है?
आ रहे हैं, पता नहीं देखा मैं हमें हम एक क्लास में पुराने हैं चलो ठीक है, एनीवेज फॉर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, जितने कंपेटिटर्स आपके मार्केट में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होंगे उतना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट निकल के आएगा. और if it is a differentiated product, you might not just have supremacy in your country, you may have supremacy across the globe. Make sense? बस ऐसे ही बोली जाएगी. हाँ, US. It's also there in US, right? ठीक है. तो demand conditions, that factor condition. Last is related and supporting industries. फैशन इंडस्ट्री में गुच्ची और एलवी भी आ सकता है अगर हम प्रीमियम में जा ज़ारा पे तो कहाँ ही चला गया तो. मतलब कहाँ गुची, एलवी, कहाँ ज़ारा. वो सेगमेंट ही अलग है. सेगमेंट ही अलग है. बैलेंसियागा. एलवी के स्टोर लाइक बहुत छोटे होते हैं, बट लेकिन वहाँ के जो प्रोडक्ट देखोगे पहली बात तो कोई मॉल में खुल नहीं सकते. हाँ. डीएनएफ एम्पोरियम में खुले हुए हैं, दैट्स इट. और कोई मॉल में तो नहीं है. खुल ही नहीं सकते. बॉम्बे की डिफरेंट बात है, दिल्ली और ऑनलाइन भी कभी सेल नहीं होते. नहीं होते. वो है कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई कई से वो सोर्स करके बेच देते हैं. करना ही नहीं चाहते, उनका पोजीशनिंग ही अलग है. स्मार्ट सिटी चाहते हो तो बट हाँ, of course. फॉरेन मार्केट में यही सारी चीजें, मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये सब चीजें इतनी स्टैंड आउट नहीं करती क्योंकि उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है. क्या चीज़ मतलब नॉर्मल है? जो हमारे हाँ. लग्जरी है ना, हाँ, हाँ. इंडिया में काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं लेकिन हमारे को लेके हमारे लिए लग्जरी है. बट वहाँ it is very normal. चीजें बिकॉज़ वो उसी कंट्री में ओरिजिनेट हुई. करेक्ट. That's true. Of course. But then there are still certain brands जो मतलब पोजीशन ही अपने आप को फॉर दैट प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द मार्केट, फॉर दैट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, कि भाई घुसेगा ही वही जो यू नो एक लेवल का उसने अचीवमेंट कर लिया होगा. हाँ. अब 2.5 लाख का बैग लेके या हाँ. 3.5 लाख का बैग लेके कोई भी तो नहीं. जाएगा. राइट, ऑफ कोर्स. अमीर भी नहीं लेते वो लोग. वो चाहते भी नहीं कि ऐसा सोसाइटी ले. एग्जैक्टली. अमीर है वो लेंगे जो जिनकी मंथली इनकम ही करोड़ के अंदर आ रही है, वो तो नहीं लेंगे. फिर कौन लेता है? वो तो लेते हैं जो अमीर दिखना चाहते हैं. दिखना चाहते हैं. अमीर कभी नहीं दिखाता अपना पैसा. अमीर अपना पैसा नहीं दिखाता. वो लेते महंगा ही है, बट वो ऐसा नहीं लेते कि छपाओ पूरा बैलेंस ही आगा. बट देन दे स्टिल गो फॉर अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट. ऐसा नहीं कि वो सस्ता सरोजनी से खरीदेंगे. कौन सा? मार्क्स एंड स्पेंसर. मार्क जकरबर्ग. ओके. कई लोग हैं तो लोग एग्जैक्ट. और कुछ वो दे वांट टू पुट आउट अ स्टेटमेंट आल्सो, उसके लिए भी वो ये सब करते हैं. ही इज अ पब्लिक फिगर यार. ही हैज टू बी, ही कैन नॉट कैरी ब्रांड्स ऑन हिज. बट उसके बच्चे तो पहनते हैं, उसका बच्चा हाँ, अग्रीड. अच्छा, वॉच से याद आया कि मेजर वॉच इंडस्ट्री का है किस कंट्री में? बहुत सारी है. नहीं, कंट्री जिस स्विट्जरलैंड नहीं है. स्विस वॉचेस सुनी है मैंने. स्विट्जरलैंड, जर्मनी भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट सबसे ज्यादा वॉचेस क्या कहते हैं जो स्विट्जरलैंड में होती है. और उसी स्विस वॉचेस मतलब पहले से एक चलता आ रहा है कि फ्रेंच परफ्यूम्स एंड स्विस वॉचेस. स्विस वॉचेस, राइट. हाँ, चॉकलेट भी. करेक्ट. स्विस चॉकलेट्स, राइट. ओके, सो वी वर ऑन दिस रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री कि भाई इंडिया का बैंगलोर सिलिकॉन वैली क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सारे इट्स एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी की सारे फैक्टर्स इकट्ठे आते हैं. सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं अच्छे, कंपनीज भी हैं, राइट. क्या चाहिए? ऑफ कोर्स. हाँ, ऑफ कोर्स. तो एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी की इकट्ठे सारे फैक्टर्स आ गए. सपोर्टिंग एंसिलरी इंडस्ट्री भी आ गई, राइट. सो दैट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ अ इंडस्ट्री इन एनी कंट्री. जैसे यूएसए में पहले कॉफी ज्यादा बिकती थी, इंडिया में कम बिकती थी, लेकिन अब वहाँ पर चाय का ट्रेंड भी आ रहा है, इंडिया में कॉफी का ट्रेंड भी आ रहा है. स्टार्टअप्स ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट पहले नहीं होता था. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के मिलने लगे तो लोग ट्राई करें. सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता आजकल. कॉफी के बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं इंडिया में, पहले नहीं थे ऐसे कंपैरिजन. 2-3 ब्रांड होते थे, लेकिन अब वहाँ भी चाय के बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं यूएसए. तो चाय ओरिजिनली इंडिया की है. इंडिया नो चाइना की है. चाइना की है. चाइना प्रोड्यूस भी चाइना के अंदर कर रही है. और सबसे बड़ी बड़े फार्म भी चाइना के अंदर ही है.
चाइना में नहीं चल रही होगी, वो इंडिया की जो कंडीशन है वो चाइना से बहुत अच्छी थी फार्मिंग के लिए। कंडीशन से नहीं एक कंडीशन की बात ही नहीं है, चाय कहाँ पे उगती है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एंड नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो आधे से ज्यादा सब चाइना की साइड ही है। वो ओल्ड इंडिया ही था पहले, वो चाइना में इंडिया का था। चाइना इज द वो स्टेज देखते जो हमने पढ़ाई है, लेकिन वो तो स्टेज जो हमने पढ़ाई नहीं है, जो डिलीट हो चुकी ऑलरेडी, जो जल चुकी है, वो किताबें बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत बड़ा आई गॉट द पॉइंट, बट लेकिन अब इस समय करंटली चाइना मेजर Producer, exporter. ठीक है। वो तो लेबर का कैपिटल लेबर दोनों सस्ती मिलती है, इसलिए वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है। चाइना तो यार मेजर एक्सपोर्टर हर बहुत चीज़ों में है। एक्चुअली इंडिया के पास एरिया भी नहीं है, ठीक है, इतनी लैंड नहीं है कि वो मतलब जो असम है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वहाँ पे इतनी लैंड उस लेवल पे प्रोडक्शन हो पाए। अग्रीड चाइना इज 4 times इंडिया, ये है। पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो चाइना के पास लैंड भी बहुत ज्यादा है। और उनकी पॉपुलेशन, उन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा, अपने पास पॉपुलेशन कम नहीं है बट सब सेमी स्किल्ड या फिर पुअरली स्किल्ड है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया कि इतने लोगों का स्किल अच्छा होना चाहिए और फिर उनसे काम करवाया, बहुत काम करवाया। हाँ, लेकिन अगर आपने अभी अभी वो जो लाइक हमारे जो इंडिया के वो है क्या नाम है, एक तो सुब्रमण्यम ने बोला था लेकिन वहाँ के लोग 90 घंटे काम करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज लाइक मेरे को तो बिल्कुल रविश चीज लगी वो एकदम, बट लेकिन करते हैं, दैट्स ट्रू। चाइना इज चाइना फॉर अ रीजन, मतलब डंडे से चलते हैं और कम्युनिज्म है और दैट वर्क्स रियली वेल फॉर देम। ऑफ कोर्स दे आर वेरी रिच, मतलब अब तो कैपिटल भी बहुत है। अग्रीड, आई अग्री, मतलब आई एम ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ 90 hour वर्क ट्रेंड, मतलब ये एक अलग डिबेट है। आउटसाइड जो उन्होंने बना रखी है, तो फिगर आउटसाइड जो वहाँ के लोगों से पूछा जाए तो दिस इज नॉट अ लाइफ। अंदर की क्वालिटी पिक्चर है वो मैं नहीं बता सकती, मीडिया उनका नहीं बताना चाहती। इंडिया में बट वन थिंग दैट इज वेरी गुड अबाउट चाइना इज कि वो लिटरली मेड इन चाइना गुड्स और एप्लीकेशंस और एवरीथिंग वो वही यूज करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनीथिंग। एक और चीज अच्छी है कि वो अपनी कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करते बाहर की राइट, countries को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इतने ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं इंडिया को, लेकिन बाहर की कंट्रीज को पता होता है कि कब What's- कौन कहाँ पे क्या चल रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट। बोल चुका था, मुझे क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो रिस्ट्रिक्शन देगी ना गवर्नमेंट ने, तुम फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है वहाँ पे। इंडिया में ये बहुत अच्छी चीज है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंडिया की ना मोस्टली चीजें डिस्क्लोज हो जाती है बहुत जल्दी इंडियन प्रेस के द्वारा। लेकिन अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्वेश्चन मार्क लग के पहले आ जाता है कि इज दिस गोइंग टू हैपन और नॉट। तो बुरी बात थोड़ी अच्छी बात मेरे अकॉर्डिंगली ये बुरी बात है क्योंकि इंडिया के बाहर की वो सब चीजें जा रही हैं। देखो अगर तो तेरी गलती है, तू जाके पता नहीं कर रहा है, इंडिया की गलती है। नहीं, द थिंग इज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस व्हेन इट कम्स टू चाइना एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन, और इस दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इट इज एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी। अगर आपको इकोनॉमिकली सुपीरियर होना है तो कहीं तो कहते हैं डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी, right? So there are other opinions, views, pros and cons to everything, but yeah, that is a fact कि चाइना में press is not free to। तभी चाइना इतना ज्यादा ग्रो कर गया था, लाइक कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी एक तरह से। यार पावर शिफ्ट इज इनएविटेबल नाउ, चाइना इज अ सुपर पावर। ग्रोथ इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ खराब हो रही है लेकिन तुम ग्रोथ करो, नॉट रिलेटेड। आई एग्री, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज ह्यूमन। बट फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कहाँ आता है? कुछ भी नहीं आता कि कुछ भी इंडिया के अंदर पॉवर्टी सबसे ज्यादा, इनकम इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा, ह्यूमन की ज्यादा केयर करना एज कंपेयर टू वहाँ पर जो केयर होती है ह्यूमन की, इंडिया वहाँ पर केयर नहीं होती है। हाँ होती है भाई, लाइफ की यहाँ पर केयर होती है, हर एक बंदा दूसरे से मतलब इंडिया में होता है। अब पहले सबसे बड़ी यार ह्यूमन की वैल्यू तो मुझे लगता है इंडिया में भी उतनी नहीं है शायद जितनी अमेरिका या बाहर कंट्रीज में है। हम लोग खराब हो रहे हैं, पहले नहीं थे लोग ऐसे। गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट खराब है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, इट्स ऑन रिकॉर्ड। बट आई कंप्लीटली फील कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल एंड पावर है, एग्जैक्टली, और वो गैप इतना बड़ा है और कोई उसको ब्रिज नहीं करना चाहता, वैसा इंटेंट ही नहीं है। हो भी नहीं पाएगा। कोई करना चाहे ना तो कर सकता है पर वो इंटेंशन ही नहीं है, तो दिल्ली में ही घूमो, आपको दिल्ली में ही पता चल जाएगा, लेकिन कितनी ज्यादा डिफरेंस है
आई एग्री यार, हम तो दिल्ली में रह के वी आर लिविंग इन ओब्लिवियन, हमें पता ही नहीं है रेस्ट ऑफ इंडिया किस मतलब कहाँ पे है. सो इंडिया में आई कैन जस्ट टेल यू कि व्हिच लाइक उन लोगों के अंदर कितना माइंडसेट है, इस ब्लॉक के अंदर कैसे लोग रहते हैं, आई नो यार, इस ब्लॉक के अंदर कैसे लोग रहते हैं. ये तो सबको पता है, मुझे पीतमपुरा का पता है, आई डोंट लिव इन पीतमपुरा. एग्जैक्टली. So- तो ये सब चीजें हैं मैम जो कि इंडिया में पीछे अब लगा हमारा जो माइंडसेट है वो उनके अडॉप्शन का कल्चर है, वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करके उनका चेंज हो रहा है. हमारा जो पहले कल्चर था वो सब एक साथ रहते थे. कल्चर मैटर करता है सबसे बड़ा, इसमें हमारा पहले कल्चर सारे एक साथ आते हैं. वो डिस्टॉर्ट हो गया. हाँ, वो चीज खत्म हो गई कि आज वो चाहते हैं अलग अलग रहे, तो अलग रहेंगे. वो पता कैसे चलेगा किसी को जब एक ही बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों को एक दूसरे का नाम नहीं पता होगा. नहीं पता होगा, कहीं बाहर तब पता बिकॉज़ मैं इसका भी रीजन तो जानता हूँ कि क्यों नहीं पता, क्योंकि एवरीवन ना लाइक अब की जो जनरेशन है उनको एक पर्सनल स्पेस नाम की चीज चाहिए, और जो कि उनको लगता है कि उनके मेंटल पीस को बना के रखेगी. वो कल्चर वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, एग्जैक्टली वो वेस्टर्न कल्चर है. बट लेकिन इंडिया द प्रॉब्लम इज कि इंडिया ना अपना कल्चर प्रिजर्व कर पाया और ना वेस्टर्न कल्चर को कंप्लीटली अडॉप्ट कर पाया. तो अभी भी वी आर हेजिडेंट, कौन लिव इन ये सब पता नहीं कितना सारा है जो हम नहीं चाहते आए, बट एट द सेम टाइम हम अपना कल्चर भूल गए. तो वो आई एग्री दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी. कल्चर पे डिपेंड करते हैं वहाँ का कल्चर क्या है. कल्चर जैसा अच्छा होगा वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी. ठीक है, आगे चलें. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. नाउ दिस इज समथिंग दैट्स पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. वो पहले इंटरनेशनल ट्रेड था, बट वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड or its theories or how one can enter international market. The subject is international finance, and we have to talk about the money, how it is exchanged internationally. So there was a time when medium of exchange was barter system. Yes. Right? Eventually we entered into a space जहाँ पे coins बनने लगे, coinage आ गई, silver coin, gold coin, और उसके basis पे medium of exchange बन गया. तो wealth of nation gold को मानने लग गए कि भाई gold silver ज़्यादा है, you are a rich country, right? और जिसकी वजह से countries started encouraging export and discouraging import so that they can be the more powerful country, they can have more gold reserves with them. जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो उतना पैसा छाप सकते थे. मतलब उनका पावर वॉज कंपेयर्ड या पावर वॉज इक्विवेलेंट टू द वेल्थ ऑफ गोल्ड और वेल्थ ऑफ सिल्वर दे हैड. सो 1870s में सबसे पहले इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो तो रहा ही था, लेकिन एक सिस्टमैटिकली गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया बहुत सारी कंट्रीज ने 1870s ऑनवर्ड्स. क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं. अब ये क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था? करेंसी की वैल्यू. हाँ, करेक्ट. सो currency's value was fixed by the government on the it was fixed as a value to gold. मतलब वो डॉलर के साथ होती थी और डॉलर गोल्ड के साथ था. इसमें हर करेंसी गोल्ड के साथ फिक्स थी, पेग थी. सो if let's say 1 franc was set equal to 6 ounces of gold, ऐसे 1 pound set equal to 12 ounces of gold. Every currency was fixed or pegged to the value of gold, right? And जितना गोल्ड रिजर्व कंट्री के पास होगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है. और गोल्ड वॉज इक्विवेलेंट टू रिजर्व्स ऑफ गोल्ड वॉज इक्विवेलेंट टू मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. जितना गोल्ड होगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर वॉज अ रूल कि करेंसी वॉज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड. कि भाई अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया 1 फ्रैंक इक्वल टू 6 आउंस, तो कोई अगर 1000 फ्रैंक लाएगा तो उसको कितने आउंस देने पड़ेंगे? 6000 गोल्ड आउंसेस ऑफ गोल्ड उसको देने पड़ेंगे. सो जितने लोग अपनी करेंसी कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. सो फ्री कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इनटू गोल्ड था. करेंसी वॉज पेग टू गोल्ड एंड ओनली कॉइनेज वॉज गोल्ड. ऐसा नहीं है कि सिल्वर से भी पेग हो रही है, वो इससे पहले होता था बाय मेटालिज्म.
गोल्ड स्टैंडर्ड से पहले एक मॉडल था बायोमेटालिज्म, जहाँ पे गोल्ड के साथ भी पेग थी और सिल्वर के साथ भी पेग थी। और अगर लेट्स से गोल्ड एक्स रिजर्व्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्स इक्विवेलेंट, लेट्स से गोल्ड 6 लाख आउंसेस ऑफ गोल्ड इज अवेलेबल विद फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है, 6 लाख आउंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये रेट है तो कंट्री सिर्फ 6,000 फ्रैंक ही छाप सकती है। एक सेकेंड, 6 लाख, सॉरी 1, एक्स अमाउंट ऑफ रिजर्व्स का इनटू 10 टाइम्स इनटू 3 टाइम्स भी छाप सकती है, बिकॉज दैट डज नॉट मीन कि सबके सब आ जाएंगे गोल्ड में कन्वर्ट कराने, राइट। तो मनी सप्लाई का वो बेस बनता है, बट ये नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट। मनी सप्लाई उतना ही होगा जितना गोल्ड है, उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। सम टाइम्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स मनी सप्लाई हो सकता है, बट अगर गोल्ड बढ़ेगा तो मनी सप्लाई इनएविटेबली बढ़ेगी। सो गोल्ड स्टैंडर्ड में वन थिंग दैट since it is fixed or pegged to the value of gold, अगर 1 फ्रैंक 6 आउंस ऑफ गोल्ड के इक्वल है और 1 पाउंड 12 आउंस ऑफ गोल्ड के इक्वल है, तो फ्रैंक और पाउंड का क्या रेट बना? सो 1 फ्रैंक इज इक्वल टू 2 पाउंड, राइट। ये वैल्यू होनी चाहिए, ऑफिशियली ये वैल्यू होनी चाहिए। अब मार्केट में लेट से 1 फ्रैंक is equal to 2.5 पाउंड, तो मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ता घटता रहेगा, बट अगर ये स्टेटस चल रहा है कि होना ये चाहिए पर है ये, विच करेंसी इज ओवर वैल्यूड, विच करेंसी इज अंडर वैल्यूड? पाउंड इज अंडर वैल्यूड एंड फ्रैंक इज overvalued because 1 franc should have been equivalent to 2 pounds. So जो करेंसी, तो ये वैल्यू से क्या ये वैल्यू रिस्टोर हो जाएगी? हो सकती है, बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज। क्या कर सकते हैं, जो चीज ओवर वैल्यूड होती है उसको क्या करना चाहिए? बेच दो। जो अंडर वैल्यूड है खरीद लो। लेट्स से आई स्टार्ट विथ 1000 फ्रैंक्स, 1000 फ्रैंक्स बेचे, मार्केट में गई और पाउंड खरीदे, कितना आया? 2500 एक फ्रैंक, हाँ इसके हिसाब से मार्केट में गए तुम, 1 फ्रैंक दिया, 2.5 पाउंड आया, तो 2500 पाउंड। अब तुम गवर्नमेंट के पास गए, यूके गवर्नमेंट के पास गए, 2500 पाउंड को गोल्ड में कन्वर्ट किया, कितना गोल्ड आया? क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने 1 पाउंड को कितने गोल्ड के इक्विवेलेंट रखा है? 12 आउंसेस ऑफ गोल्ड। तो 2500 पाउंड से कितना गोल्ड आ जाएगा? हाँ 60,000, 6,000 या 60,000, ठीक बोल रहे, 60,000, 6 नहीं होना चाहिए। 12 इंटू 2500 करा है ना? ठीक है, 30,000 आउंस ऑफ गोल्ड आपके पास आ गए। अब आप फ्रेंच गवर्नमेंट के पास गए और आपने इस गोल्ड को फ्रैंक में कन्वर्ट कराया, कितने फ्रैंक आए? डिवाइड बाय 6, 5,000। वैसे तो ये बहुत ज्यादा फर्क हो गया, ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारी मैथ्स देख लूं मैं जरा। सही तो हुआ मैम, सही हुआ मैम, 6,000 से 5 लाख हुआ ना? हाँ हाँ, 6 आउंसेस ऑफ गोल्ड 1 फ्रैंक देता है, तो 5,000 तो बना, बट इतना फर्क कैसे आ गया? यू स्टार्टेड विद 1000 फ्रैंक, यू आर एंडिंग अप विद 5,000 फ्रैंक्स। आर्बिट्रेज। So you had 1000 franc, you converted into pound, 1 franc is equal to 2.5, so तो 2500 हुआ। फिर 2500 पाउंड को गोल्ड में करा है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 12, हाँ तो इंटू 12 भी करेंगे, 30,000 ही आया, ठीक है 30,000। सो
अब हर कोई ये करेगा कि भाई 1000 फ्रैंक को आप 5000 फ्रैंक बना सकते हो। कैसे? मार्केट में गए, फ्रैंक बेचा, पाउंड खरीदा, पाउंड को गोल्ड में कन्वर्ट कराया, गोल्ड को फिर से फ्रैंक में कन्वर्ट करा दिया। ये ट्रायंगुलर आर्बिट्राज ही है कि आपने फ्रैंक से शुरू किया, पाउंड में गए, फिर गोल्ड में गए और गोल्ड से फिर फ्रैंक में गए। अब हर कोई ये करेगा, मार्केट में फ्रैंक बेचेगा, पाउंड खरीदेगा। जो बिकता ज्यादा है, जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है, जो खरीदा ज्यादा है उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो जो चीज ओवर वैल्यूड थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो अंडर वैल्यूड थी वो बढ़ने लगेगी, एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग टिल द टाइम द वैल्यू इज रीस्टोर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में ऑफिशियल रेट के, हाँ जी, अभी नहीं हुई, बट जब हर कोई इसको बेचने लगेगा और इसको खरीदने लगेगा मार्केट में, तो प्राइस ऐसे ही आता है, डिमांड एंड सप्लाई। इसकी डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, इसकी सप्लाई ज्यादा, हाँ इसकी डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल रेट से जब भी डेविएशन आएगा तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड और सेटल्ड इन क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। अंडरस्टूड? आगे चलें। अनदर पार्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, another advantage of gold standard is known as price specie flow mechanism. Okay, so gold standard also helped in automatic correction of BOP disequilibrium. BOP क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें एक करंट ट्रेड होता है, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट पे अपना क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, पैसा आएगा अगर एक्सपोर्ट करोगे, जाएगा अगर इंपोर्ट करोगे। इफ इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, दैट मीन्स यू आर इन ट्रेड deficit, correct. And if export is more than import, you are into trade surplus, right? So because of the gold standard, no country can consistently be in surplus or deficit. गोल्ड स्टैंडर्ड में कोई भी कंट्री पेरिनियली, कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली सरप्लस या डेफिसिट में हो ही नहीं सकती। क्यों? लेट्स टॉक अबाउट दैट। So let's say there's again France and UK, and France is at trade surplus with UK. क्या हो गया भाई, कितनी बातें? वो 1 साल का होता है। Okay. So let's say France is at trade surplus with UK, which means UK is at trade deficit with France, which means कि France ने export ज़्यादा किया, UK ने import ज़्यादा किया, correct. So if that is happening, what will happen? Gold का flow कहाँ पे होगा? Net gold का flow कहाँ पे होगा? France के पास आएगा या जाएगा? France के पास आएगा, तो gold का flow तो इधर हुआ। अब France के पास gold reserves बढ़ गए। गोल्ड रिजर्व बढ़ने से मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आता है? बढ़ते हैं। एज आई सेड कि गोल्ड रिजर्व बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। यू हैव लार्जर रिजर्व्स नाउ, सो फ्रांस में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, यूके में मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस ऑफ गुड्स पे क्या इंपैक्ट आता है? बढ़ेगी। तो जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा, डिमांड ज़्यादा करेंगे, सप्लाई उतनी ही होगी, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स
कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ गई, यहाँ थोड़ी सी डिफ्लेशनरी कंडीशन आ गई। जब इन्फ्लेशन लेवल्स बढ़ते हैं तो ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होता है? मतलब अब फ्रांस का एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा या कम होने लगेगा? आपके गुड्स महंगे हो गए तो कम होने लगेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ने लगेगा। और रिवर्स विल हैपन विद यूके, इसका इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट उल्टा बोल दिया, सॉरी, इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राइट? एंड व्हेन दिस विल हैपन, फ्रांस का जो ट्रेड सरप्लस था दैट विल start getting into deficit and UK's trade deficit will start getting into trade surplus. So this is known as price specie flow mechanism, that in the gold standard no country can continuously be in deficits or surplus. I need water. अरे पानी नहीं लाया मैं। सच्चा है? पक्का? पक्का मैं लगता है तो मैं बैटर में उसको जॉइन करता है पानी तो थैंक यू। बट द प्रॉब्लम विद गोल्ड स्टैंडर्ड, एवरीथिंग इज गुड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम की तरह है, आपका करेंसी वैल्यू फिक्स हो गया विद गोल्ड, और गोल्ड के साथ फिक्स होने की वजह से अदर करेंसीज के साथ भी पेग हो गया। जैसे हमने देखा कि अगर 1 pound is equal to 12 ounces of gold, 1 franc is equal to 6 ounces of gold, so 1 franc should be equal to 2 pounds, right? ये देखा कि जैसे ही गोल्ड के साथ पेग हुआ और करेंसीज के साथ भी पेग हो गया, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है। प्रॉब्लम इस रिजीम के साथ ये थी कि इट हैड डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज एट लार्ज। वाई? गोल्ड रिजर्व्स, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स एंड एवरी नेचुरल रिसोर्स इज स्केर्स। You cannot increase it just like that, you cannot, right? जितना है उतना है, और because वो scarce है तो आप एक given level of ही पैसा छाप सकते हो। तो ये 1817 से 1914 तक, सॉरी 1873 से 1914 तक तो बहुत अच्छा चला, पर 1914 के बाद क्या आने लगा? We entered into a war period। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड है, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया। तो 1914 से 1945 तक एक टर्बुलेंट पीरियड चला जहाँ पे वॉर हुए, डिप्रेशन हुए, रिसेशन हुई, ऑल ऑफ दैट। और इन पीरियड में आपको पैसा ज़्यादा छापना पड़ता है सो दैट यू कैन फुलफिल योर नीड्स, यू नीड मोर मनी सो दैट यू कैन बाय मोर आर्म्स, एम्यूनिशन, ऑल ऑफ दैट, राइट? अपने सप्लाईज बढ़ा सको, पैसा ज़्यादा चाहिए, और गोल्ड स्टैंडर्ड में पैसा उतना छाप ही नहीं सकते। यू आर लिमिटेड, यू हैव टू हैव लिमिटेड printing of money because reserves are limited. So gold reserve could not fulfill the requirement of expanding nations, and hence gold reserve or gold standard was abandoned in 1914. We entered into turbulent period. वहाँ पे क्या हुआ? We'll talk about it. So that was the only problem with gold standard, because it is naturally scarce. We cannot keep on printing money to kickstart our economies, to move out of recession or to become bigger. बड़ा बनने के लिए पैसा चाहिए, राइट? ठीक है, शैल वी क्लोज हियर? वर्क्स? कितना टाइम हो गया? चलो, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।